हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास सेलिना का बुक है, तो उस बुक में जो रिव्यू क्वेश्चन चैप्टर के एंड में दे रखा है हम उसको डिस्कस कर देते हैं। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट सेल बाय सरफेस अट्रैक्शन इज कॉल्ड। मतलब कि सरफेस अट्रैक्शन, यहाँ पे जो वर्ड ध्यान देने के लिए है वो है सरफेस अट्रैक्शन। अब याद है हम लेक्चर के दौरान एक बात बताए थे, जैसे कि बारिश के टाइम में जो दरवाज़ा खिड़की होता है वो स्वेल कर जाता है, क्योंकि पानी पहले सरफेस जो है लकड़ी का सरफेस वो उसको अट्रैक्ट करता है और उसके बाद फिर वो उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इस फेनोमेनन को हम लोग इम्बिबिशन में पढ़े थे, है ना। सरफेस अट्रैक्शन वर्ड आ गया मतलब कि वो इम्बिबिशन के बारे में बात कर रहा है और कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सरफेस अट्रैक्शन इंपॉर्टेंट वर्ड है, आंसर इसका इम्बिबिशन। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अ प्लांट सेल प्लेस्ड इन अ सर्टेन सॉल्यूशन गॉट प्लाज्मोलाइज्ड। तो देखो इसमें बोल क्या रहा है कि एक प्लांट सेल है, उसको हम लोग एक सॉल्यूशन में रख रहे हैं, तो वो प्लांट सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, मतलब सिकुड़ गया है, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो अब प्लांट सेल सिकुड़ रहा है, प्लाज्मोलाइज्ड हो रहा है, इसका मतलब कि उसमें से वाटर बाहर निकल जा रहा है। वाटर बाहर कब निकलेगा, जब बाहर का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, है ना। बाहर का अगर हाइपरटोनिक होगा बाहर का सॉल्यूशन, तभी सेल के अंदर से पानी निकलेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब कि सॉल्ट बहुत ज़्यादा है उस सॉल्यूशन में, तभी जो है इस सेल से पानी बाहर निकल गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, the state of a cell in which the cell wall is rigid and stretched by the increase in volume due to absorption of water। अब देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा। फ्लैसिडिटी तो हो नहीं सकता, फ्लैसिडिटी में सिकुड़ता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेच्ड बोल रहा है, स्ट्रेच्ड मतलब टाइट। अब कैपिलरिटी तो हम लोग जानते हैं कि कैपिलरिटी से पानी ऊपर जाता है, तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। टोनिसिटी मतलब वो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, इस सबको हम लोग टोनिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे सेल का स्टेट से कोई रिलेशन है ही नहीं टोनिसिटी का। तो थर्ड का जो सही आंसर है वो है टर्जिडिटी, ठीक है। जब सेल बिल्कुल स्ट्रेच होता है तो वो टर्जिड कंडीशन में होता है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक नॉट रिलेटेड विथ द सुइटेबिलिटी ऑफ रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर नॉट वर्ड। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो रूट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए नहीं रखता है। मतलब वो कैरेक्टर हो सकता है कि उस रूट में हो, लेकिन खास करके वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए खुद को वो मॉडिफाई कर रहा हो, उस तरीके का कंडीशन ना हो। तो हम लोग ये चीज़ बुक में दे रखा है, बड़े बड़े टॉपिक में दे रखा है कि प्लांट अपने अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन लाता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ट्रीमेंडस सरफेस एरिया, ऑब्वियसली ट्रीमेंडस सरफेस एरिया, प्लांट अपना सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि वो एब्जॉर्ब कर पाए, तो यहाँ नॉट है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। अब कंटेन सेल्स एट हायर कंसनट्रेशन देन सराउंडिंग वाटर, ये भी रूट करता है ताकि पानी एब्जॉर्ब कर पाए। रूट हेयर्स हैव थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल हम लोग जानते हैं कि सेल वॉल कैसा होता है, फ्रीली परमेबल होता है। अब अगर मोटा ज़्यादा होगा तो फिर थोड़ा सा तो दिक्कत आ जाएगा ना, तो अगर पतला सेल वॉल होगा तो आराम से चल जाएगा। तो ये भी रूट जो है, रूट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। अब देखो बहुत बड़ा बड़ा प्लांट जो होता है वही, उसी का रूट सिर्फ जो है बहुत नीचे जाता है। जो छोटा छोटा प्लांट होता है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर लेता है, बाकी ऊपर का 3 स्टेप करता है। तो ये जो है फोर्थ नंबर है सही आंसर फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर higher concentration to the region of their lower concentration without the involvement of separating membrane। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यहाँ पे क्या आ गया, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेपरेटिंग मेम्ब्रेन, मतलब इसमें कोई सेपरेटिंग मेम्ब्रेन नहीं है। ऑस्मोसिस में भी मेम्ब्रेन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी मेम्ब्रेन होता है ना। अब देखो डिफ्यूज़न का एग्जांपल याद करो, जैसे अगरबत्ती जलाएं
तो अगरबत्ती का धुआं मतलब धुआं जो होता है वो एक रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक फैल जाता है। क्या उसको कोई मेम्ब्रेन का ज़रूरत होता है? नहीं, डिफ्यूज़न में कोई मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो ये इसका आंसर होगा डिफ्यूज़न। अब 6th नंबर, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न आर द सेम एक्सेप्ट दैट इन ऑस्मोसिस देयर इज़। अब देखो, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न सेम है एक्सेप्ट क्या, कि ऑस्मोसिस में आर द सेम एक्सपेक्ट दैट इन ऑस्मोसिस। अब इसमें यह है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस में नहीं होता है। अ सेल वॉल इन बिटवीन ऑस्मोसिस में नहीं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, हाँ ऑस्मोसिस में सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है जो चुनता है कि किसको जाना है किसको नहीं जाना है, और डिफ्यूज़न में ऐसा कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है ना। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर, द हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल। अब देखो वाटर पोटेंशियल नया वर्ड आ रहा है, ब्रैकेट में इसका मीनिंग दे रखा है, कैपेसिटी टू मूव आउट टू हायर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इज़ दैट ऑफ, मतलब कि इसमें से सबसे ज़्यादा हायर पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका होगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा बाहर निकलना। अब देखो इसको एक एग्जांपल देते हैं, ये यहाँ पे एक सॉल्यूशन है कोई भी, है ना, और यहाँ पे हम लोग एक सेल लेते हैं, इस सेल के अंदर कुछ लिक्विड है, ठीक है। अब इस ये जो लिक्विड है उसमें से, ये जो चारों है इसमें से कौन सा लिक्विड इसके अंदर प्रेजेंट होगा जो बहुत आसानी से बाहर चला जाए। अब देखो बहुत आसानी से बाहर चला जाए मतलब कि इसके अंदर अगर पानी बहुत ज़्यादा होगा तभी बाहर जाएगा, और पानी सबसे ज़्यादा किस में होगा, प्योर वाटर में होगा। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का ही होता है ना, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट होता है, इतना याद रखना है हम लोग को। अब 8 नंबर, द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज़ फिल्ड विथ। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें बाकी सब तो मेरे भाई ने सही किया था, ये क्वेश्चन उसने गलत कर दिया था, उसने वाटर मार्क किया था इसमें, तो वाटर इसका सही आंसर नहीं है। क्यों, देखो बताते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, जो सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बीच में कौन सा लिक्विड भरा हुआ होता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल में। तो हम एक सेल ड्रॉ करते हैं। पहली बात तो ये बीकर हो गया, इस बीकर में कोई लिक्विड है, ठीक है, और ये हो गया सेल वॉल हो गया, और यहाँ पे बोल रहा है प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। प्लाज्मोलाइज्ड सेल है मतलब कि सेल मेम्ब्रेन अलग होगा, ये सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल का कांटेक्ट में नहीं होगा क्योंकि प्लाज्मोलाइज्ड है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मोलाइज्ड है। तो अब यहाँ पे तुम अपने से सोचो कि इस वाले एरिया में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कौन सा लिक्विड भरा हुआ हो सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि एक मिनट, ये प्लाज्मोलाइज्ड है, इसका मतलब कि इसमें से पानी बाहर निकल चुका है, इसमें से पानी बाहर निकल के इस वाले पोर्शन में चला गया है, और जो है इन दोनों के बीच में कौन सा लिक्विड होगा, इन दोनों के बीच में ये जो सॉल्यूशन में जो लिक्विड प्रेजेंट है ना वो लिक्विड होगा इन दोनों के बीच में। और ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कैसा होगा सोचो। अब सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो रहा है मतलब सेल से पानी बाहर निकल जा रहा है, इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन होगा वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि इन दोनों मतलब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में भी कौन आ जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब इसका 8 नंबर का सही आंसर क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन। गटेशन हम लोग जानते हैं वो जो लीफ का मार्जिन में वाटर ड्रॉप की तरह आ जाता है, इसके लिए रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है गटेशन के लिए। जब एक्सेस पानी हो जाता है प्लांट के पास तब गटेशन वो परफॉर्म करता है।
अब 10 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज दैट। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है? इट हैज़ माइन्यूट पोर्स, इट हैज़ नो पोर्स, इट अलाउज द सॉल्यूट टू पास थ्रू बट नॉट द सॉल्वेंट। देखो, माइन्यूट पोर्स उसमें होते हैं, लेकिन कितना माइन्यूट वो एग्जैक्टली बताना मुश्किल है। नो पोर्स ये तो बिल्कुल गलत है। इट अलाउज सॉल्यूट टू पास थ्रू बट नॉट द सॉल्वेंट। हम लोग क्या जानते हैं कि ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो होता है रोल होता है, और ऑस्मोसिस में कौन पास करता है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट पास करता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है नॉट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जैसे कि अगर वाटर में नमक घुला हुआ है तो वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट और नमक हो जाएगा सॉल्यूट। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें इस थर्ड नंबर के हिसाब से पानी नहीं मूव कर रहा है, नमक मूव कर रहा है, तो ये तो गलत है। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है? इट अलाउज अ सॉल्वेंट टू पास थ्रू फ्रीली बट प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ सॉल्यूट। ये सही बोल रहा है कि ये सॉल्वेंट को तो जाने देगा, मतलब वाटर को तो जाने देगा, पर सॉल्यूट को, उसमें जो चीज़ घुला हुआ उसको जाने नहीं देगा। तो 10th का सही आंसर है डी नंबर। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेम द फॉलोइंग। मेरे ईयरफोन में प्रॉब्लम हो जाता है, गूगल खुल जाता है। ठीक है, अब ठीक है। अब नेम द फॉलोइंग। पहला है द कंडीशन ऑफ सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब कि उसमें पानी ज़्यादा है। उस जिस सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा है उसमें अगर हम लोग कोई सेल को रखेंगे तो वो सेल के अंदर पानी घुसेगा, तो सेल का कंडीशन कैसा हो जाएगा? एकदम टर्जिड कंडीशन हो जाएगा। तो ए का आंसर होगा टर्जिडी। सेल का कंडीशन होगा टर्जिड। ठीक है, सेल टर्जिड कंडीशन में होगा। अब बी नंबर है प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच इंटेक्ट प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम लीफ मार्जिन। अब देखो, लीफ मार्जिन में ड्रॉपलेट के फॉर्म में वाटर जो लूज होता है वो किस प्रोसेस में होता है? गटेशन की प्रोसेस में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गटेशन। थर्ड नंबर, द प्रोसेस बाय विच वाटर इंटर्स रूट हेयर। वाटर रूट हेयर के अंदर किस प्रोसेस से इंटर करता है? तो हम लोग जानते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू होता है ये। तो इसका आंसर होगा ऑस्मोसिस। है ना, ऑस्मोसिस से ही जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है उसी की वजह से रूट के अंदर वाटर का एंट्री होता है। अब डी नंबर देखते हैं, द टिश्यू कंसर्न विथ अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट। तो वाटर को कौन ऊपर लेके जाता है? जाइलम लेके जाता है। और फूड को नीचे कौन लेके आता है? फ्लोएम लेके आता है। तो यहाँ पे तो वाटर के बारे में पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। अब है द टर्म फॉर द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। अब ये क्या बोल रहा है कि जब जो सॉल्वेंट है, जैसे मैक्सिमम टाइम सॉल्वेंट कौन होता है? वाटर होता है। जब वाटर अंदर घुसता है तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इंडोस्मोसिस बोलते हैं। इंडोस्मोसिस मतलब वाटर का अंदर घुसना। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच, एफ नंबर देख रहे हैं, द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स इवनली विद इन द स्पेस दे ऑक्यूपाई। ये क्या है? मतलब कि जितना भी स्पेस प्रेजेंट होगा, जैसे सपोज पूरा रूम है, तो रूम का अगर दरवाज़ा वगैरह बंद है तो वो पूरा कमरा का हर एक कोना स्पेस में आ गया। अब कोई भी चीज़, जैसे कि अगरबत्ती का एग्जांपल लेते हैं तो हमेशा अगरबत्ती का, इस बार भी अगरबत्ती का एग्जांपल ही लेते हैं। तो अगर अगरबत्ती जलाएं तो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो जा रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? इसमें ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूज़न होता है, इम्बिबिशन होता है, क्या होता है? डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, क्योंकि ऑस्मोसिस में तो हम लोग को मेम्ब्रेन चाहिए, यहाँ मेम्ब्रेन के बारे में बोला नहीं, डिफ्यूज़न। पूरा लिखाया नहीं है पर समझ गए डिफ्यूज़न है। अब द प्रेशर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द कॉर्टिकल सेल ऑफ द रूट।
तो इसमें हमको दो चीज़ लगता है, इसमें हमको रूट प्रेशर भी लगता है, हो सकता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी लगता है, हो सकता है, क्योंकि सेल टू सेल मूवमेंट तो ऑस्मोसिस की वजह से होता है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ज़रा अपने स्कूल के टीचर से डिस्कस कर लीजिएगा कि इसमें रूट प्रेशर ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, जी नंबर को हम मार्क करके रखें। इसमें दो हमको लगता है, एक रूट प्रेशर, एक ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब नेम द फॉलोइंग हो गया। अब सेकंड नंबर, गिव द इक्विवेलेंट टर्म्स फॉर द फॉलोइंग। इस सब के लिए हम लोग को एक सही टर्म देना है। पहला, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल कंटेंट ऑन द सेल वॉल। जो सेल कंटेंट सेल वॉल पे प्रेशर डालती है, उस प्रेशर का नाम पूछ रहा है, तो वो टर्गर प्रेशर होता है। और जब सेल कंटेंट सेल वॉल पर जब टर्गर प्रेशर डालती है, तो सेल वॉल भी उसके ऑपोजिशन में एक प्रेशर डालता है, उसको हम लोग वॉल प्रेशर बोलते हैं ना। पर यहाँ पे तो वॉल प्रेशर के बारे में नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है कि सेल कंटेंट कौन सा प्रेशर डालता है सेल वॉल पे, तो इसका आंसर होगा टर्गर प्रेशर। ठीक है, अब वही वाला गिव द इक्विवेलेंट टर्म्स फॉर द फॉलोइंग में ही सेकंड नंबर, बी नंबर, द कंडीशन इन विच द सेल कंटेंट्स आर श्रंकन। वो कौन सा कंडीशन होता है जिसमें सेल कंटेंट जो होता है वो थोड़ा श्रंक कर जाता है। तो दो चीज़ दिमाग में आता है, एक फ्लेसिडिटी आता है, एक प्लाज्मोलाइसिस आता है। तो यहाँ पे सिर्फ श्रंकन बोला है, मतलब पूरी तरीके से सेल वॉल से हटा नहीं है, थोड़ा सा सिकुड़ गया। तो ये कंडीशन हम लोग जानते हैं फ्लेसिडिटी में होता है। आप बुक में डेफिनेशन चेक कर सकते हैं, फ्लेसिडिटी में सेम डेफिनेशन लिख के रखा है, फ्लेसिडिटी। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर थ्रो अ कट स्टेम। तो जब कट स्टेम में कट आ गया, उसके वजह से पानी अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग। तो सी नंबर का आंसर हो जाएगा ब्लीडिंग। ठीक है, अब कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज वन इन विच द सॉल्यूशन केप्ट आउटसाइड द सेल हैज अ डैश सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन इनसाइड द सेल। अब देखो ये बोल क्या रहा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है ये हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक मतलब कि इसमें सॉल्वेंट कैसा होगा और सॉल्यूट कैसा होगा। हाइपोटोनिक मतलब बोला मतलब कि इसका कंसंट्रेशन कम होगा, मतलब कि इसमें पानी ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, और सॉल्यूट कम होगा, जो नमक चीनी घुला हुआ है वो कम होगा, तभी ये हाइपोटोनिक होगा। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज़ वन इन विच सॉल्यूशन केप्ट आउटसाइड द सेल। तो ये सपोज सेल है, सेल के बाहर में जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो इसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है देन इनसाइड द सेल, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कैसा होगा अंदर के सेल के कंपैरिजन में। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा हाइपोटोनिक में, तभी तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब बाहर है तो पानी अंदर घुसता है ना, हम लोग जानते हैं कि पानी अंदर घुसता है। और पूछा क्या है क्वेश्चन में कि बाहर का जो सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन अंदर के सॉल्यूट से कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली कम होगा, तभी तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेस। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज वन इन विच द आयंस आउटसाइड द रूट्स मूव इन बाय यूटिलाइजिंग। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि वो क्या यूटिलाइज कर रहा है, एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एनर्जी। ठीक है, द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ सर्टेन फ्लावर्स टुवर्ड्स द सन एंड द स्लीप मूवमेंट ऑफ सर्टेन प्लांट्स एट नाइट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये तो हम लोग टर्गर मूवमेंट में पढ़े थे। टर्गर मूवमेंट में हम लोग 3 तरह का मूवमेंट पढ़े थे, याद है? वो जो टच मी नॉट प्लांट वाला एग्जाम्पल पढ़े थे, फिर वो सनफ्लावर जो सन की तरफ मूव करता है, फिर वो हम लोग एक इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में पढ़े थे कि कोई इंसेक्ट जब उस पर चढ़ जाता है तो फिर वो कैसे बंद हो जाता है। तो ये तो टर्गर मूवमेंट का हो गया कि फ्लावर कैसे बेंड कर रहा है। अब फिल इन द ब्लैंक्स,
When placed in more concentrated solution the cell contains will। बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में हम लोग सेल को डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, सेल के अंदर का पानी निकल जाएगा, तो सेल क्या होगा, फूलेगा या सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, तो आंसर इसका होगा श्रिंक। द प्रेशर बाय विच द डैश मॉलिक्यूल टेंड टू क्रॉस सेमी परमेबल में। अब देखो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर बोला है, अब यहाँ पे बोल रहा है क्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ कौन, वाटर का मूवमेंट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज इन द डायरेक्शन डैश टू दैट ऑफ डिफ्यूजन। हम लोग क्या जानते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगता है, क्यों, क्योंकि वो जो है अपने जो डायरेक्शन जहाँ पे वो कम है, वो कम से ही ज़्यादा की ओर जाता है। वो जो सीढ़ी का एग्जांपल लिए थे याद है, जैसे कि ऊपर से हम लोग जब नीचे आते हैं तो हम लोग को एनर्जी नहीं लगता है, लेकिन जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं मतलब कम से ज़्यादा की ओर जाते हैं तो एनर्जी लगता है। और डिफ्यूज़न में कोई एनर्जी नहीं लगता है, मतलब डिफ्यूज़न में हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं सीढ़ी में, मतलब हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लग रहा है, क्यों, क्योंकि वो अपने ही लोअर कंसनट्रेशन से अपने हायर कंसनट्रेशन में जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ठीक है, अब मैचिंग देखते हैं। मैच तो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो गटेशन दिख रहा है। गटेशन रूट प्रेशर की वजह से होता है ना, और उसके बाद फिर अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर ऊपर की तरफ जाइलम के थ्रू फ्लो होता है। डाउनवर्ड फ्लो ऑफ सैप, डाउनवर्ड नीचे की तरफ फ्लोएम के थ्रू फूड आता है। अब एक है परमिएबल, दूसरा सेमी परमिएबल। जो सेल वॉल होता है वो पूरी तरीके से परमिएबल होता है, जो सेल वॉल होता है वो पूरी तरीके से परमिएबल होता है, और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, तो मैचिंग भी हो गया। वैसे हम इतने गंदे तरीके से मैच किए, वैसे मैच मत कीजिएगा, डायरेक्ट आमने सामने लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, एक मिनट, और कौन कौन सा बचा हुआ है बुक खोल के। हाँ, इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, और उसके बाद स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। तो वो अब नेक्स्ट लेक्चर में, कल या परसों लेक्चर आ जाएगा, तो उसके बाद हम सोच रहे हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप इसके बाद वाले लेक्चर में डाल देंगे। उसके बाद फिर और उसके बाद फिर और लेक्चर डालना पड़ेगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर एक ही बार में सब डाल देंगे तो। वैसे भी ये 22 मिनट्स का हो गया है। ठीक है, तो इसको यहीं बंद करते हैं। ठीक है, बाय।